ओके, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि गाइडलाइंस फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल। आप एक्सपैट्रिएट्स जो है उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो तीन जो है यहाँ पर हमने चीज़ों को डिस्कस किया है, जिसमें सबसे पहला जो है मसला ये होता है कि जो मैनेजर्स हेडक्वार्टर में जो लोग बैठे हुए होते हैं वो सारा का सारा वो अपने पास ही चीज़ों को ले लेते हैं और वही इवैल्यूएट करते हैं। तो बेहतर तरीका ये है कि आप जो है अ, वो जो उसको एक्चुअल जिसके अंडर में वो काम कर रहा है, जिस हॉस्ट कंट्री के अंदर, वो जो मैनेजर है उससे जो है वो असेस करें और मेन वेटेज जो है वो उसी का ही होना चाहिए। और दूसरा इसके अंदर ये है कि जो हेडक्वार्टर में लोग बैठे हुए हैं, उनकी असिस्टेंस के लिए ऐसे लोगों को उसमें शामिल करना चाहिए जो कि वो उस कंट्री में पहले रहकर उस पोजीशन पर या उस कंपनी में काम करके आ चुके हों, ताकि उन्हें मालूम होना चाहिए कि वहाँ का कल्चर और प्रैक्टिसेस किस तरह की हैं। इसी तरह जो है वो अब जब फाइनलाइजेशन हो रही हो उसकी इवैल्यूएशन की, तो दोनों जो कि ऑन साइट मैनेजर है और जो कि होम कंट्री का मैनेजर है, ऑफिस मैनेजर, वो बैठकर जो है फाइनल डिसीजन करें, बजाय इसके कि वो एक वहाँ बैठा हुआ कर ले और ये एक यहाँ बैठा हुआ कर ले। दोनों जो है ऑनलाइन आकर मीटिंग के थ्रू जो है डिसीजन को फाइनलाइज कर लें। तो ये गाइडलाइन है परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए। देन वी मूव टूवर्ड्स दी, ये एक टिपिकल अप्रोच है आमतौर पर कंपनसेट करने की। वैसे तो 3-4 अप्रोचेस होती हैं इसकी। अ, आप इसको मज़ीद स्टडी करना चाहें तो मेरा जो चैनल है यूट्यूब का, उसके अंदर इंटरनेशनल कंपनसेशन अप्रोचेस के नाम से एक वीडियो अवेलेबल है। उसको आप देखेंगे तो इसके अंदर जो है आप देख सकेंगे। लेकिन इसमें एक जो अप्रोच है उसका नाम है बैलेंस शीट अप्रोच, कि किस तरह जो है वो आप जो लोग यहाँ से दूसरे कंट्री में जाएंगे तो उसको किस तरह कंपनसेट करते हैं आमतौर पर लोग। तो उसका तरीकाकार जो है वो यही होता है कि आप जो है टैक्स, इनकम टैक्स, हाउसिंग और गुड्स एंड सर्विसेज और होम कंट्री की जो सैलरी होती है, ये जो सैलरी होती है उसके साथ ये चीज़ें एडजस्ट होती हैं, जिसमें उसकी और रिजर्व जो है वहाँ पे अगर कोई बंदा जाता है तो हार्डशिप अलाउंसेस कहलाते हैं। तो वो हार्डशिप अलाउंसेस जो है इसके अंदर इनकम टैक्स, हाउसिंग, गुड्स एंड सर्विसेज के बाद हार्डशिप अलाउंसेस ऐड करके आमतौर पर सैलरी जो है वो बनाई जाती है, जिसकी ये चीज़ें प्लस होती हैं जो कि होम कंट्री के अंदर जो लोग जो है वो ले रहे होते हैं, उसके अंदर ये सारी चीज़ें प्लस करने के बाद उसकी सैलरी जो है वो बनती है। तो एडिशनल कॉस्ट जो पे करनी पड़ती है उसके अंदर कंपनी को, उसके अंदर जो है वो प्रीमियम इंसेंटिव्स होते हैं जो उन्हें देने होते हैं। उसके बाद बाकी ये 3 चीज़ें हैं, जिसमें इनकम टैक्स है, हाउसिंग है, गुड्स एंड सर्विसेज जो परचेज़ करेगा, उसके अगर कोई ओवरहेड कॉस्ट है तो वो आपको देनी होगी, और उसके अलावा हार्डशिप कॉस्ट जो है ये आपको जो है वो देनी होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि होम कंट्री इक्विवेलेंट परचेजिंग पावर असल में आपको जो है इसके अंदर जो है वो देनी होती है, कि जिस कंट्री में आप रह रहे थे उसके अंदर जो परचेजिंग पावर आपकी थी वही सेम परचेजिंग पावर आपकी जो है वो जिस कंट्री में आप जा रहे हैं वहां पर भी होनी चाहिए, और इवन के आपको जो है सेविंग के लिए भी कुछ बचना चाहिए, इसलिए दूसरे कंट्री में लोग जो है वो जा रहे होते हैं। तो इन तीन चार चार चीजों को सामने रखकर जो है वो लोग फैसला करते हैं कि कंपनी जो है वो फैसला करती है कि क्या करना चाहिए। ये इंटरनेशनल लेबर रिलेशंस है कि जब आप बाहर के किसी कंट्री में जाते हैं तो अब वहाँ का जो लेबर रिलेशन, यूनियंस और ये बाकी चीज़ें जो होती हैं वो टोटली अलग होती हैं। तो इंटरनेशनल लेबर रिलेशन के क्या इश्यूज हो सकते हैं, तो पहला की इशू जो है वो ये है कि डिग्री टू विच ऑर्गेनाइज्ड लेबर कैन लिमिट द चॉइस ऑफ एन इंटरनेशनल बिजनेसेस। तो फर्ज करो कि यूरोप कंट्री के अंदर आप जाते हैं तो वहाँ पे जो यूनियंस होती है वो बड़ी पावरफुल होती है, और उनकी यूनियन सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन तक महदूद नहीं होती, बल्कि वहाँ पे इंडस्ट्री वाइज और कंट्री वाइज और इंटरनेशनल वाइज यूनियन जो है वहाँ काम करती हैं। तो इसलिए अगर किसी उस कंपनी के अंदर कोई चीज़ आप लेकर आना चाह रहे हैं तो आपको
तो यूनियन से नेगोशिएट करने के बाद ही वो आप कर सकते हैं। इसलिए यूरोपियन कंट्री जो है वहाँ के लिए बहुत सारे लॉज़ को फ़ॉलो करके आपको वहाँ पे कंपनी जो है एस्टेब्लिश करनी होती है, अगर आप यूरोपियन कंट्री में जाएँगे तो। तो वो एक मसला है। क्योंकि वो अगर एक कंट्री के अंदर कोई कंपनी बिज़नेस करती है तो वहाँ पर जो है एक्सेस जो है वो तकरीबन 32-33 कंट्री तक उसका होता है। तो इसलिए तमाम जो कानून वहाँ बनाए गए हैं उसके मुताबिक वो अपनी लेबर हो या जो लेबर के कवानीन है उसके मुताबिक एडजस्ट करते हैं। इसलिए बिज़नेस जो है वो लिमिट हो जाता है। वो जो यूनियंस होती हैं उसके मुताबिक आपको चलना होता है। लेबर के कंसर्न क्या होता है? काउंटर बार्गेनिंग पावर विद द थ्रेट टू मूव जॉब ऑफशोर। तो ये आपको पहला थ्रेट होता है कि जो बार्गेनिंग पावर का मतलब है कि बार्गेनिंग एजेंट होते हैं यूनियंस के। वो आपको ये थ्रेट करते हैं कि आप किसी इस हमारे कंट्री से दूसरे कंट्री में किसी को जो है वो नहीं लेकर जाएंगे। ये लोग इधर ही काम करेंगे और इनको इधर काम करने देना। तो ये यूनियंस की वजह से भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि आप वो ये कहें कि इसको मूव करें और इसको मूव ना करें। तो ये भी आपको उनके साथ लेके जैसे कीप हाई स्किल वर्क एट होम एंड शिप लो स्किल वर्क टू द फॉरेन प्लांट्स। तो ये भी एक मसला होता है कि जो वहाँ की लेबर ऑर्गेनाइज्ड लेबर होती है वो भी ये कहती है कि भाई इसके अंदर अच्छे जो वर्कर हैं वो हमारे मुल्क में ही रहें और हल्के वर्कर को दूसरे कंट्री में आप जो है वो भेज दें। इम्पॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस एंड कंट्रैक्चुअल एग्रीमेंट फ्रॉम द होम कंट्री। अब ये एम्प्लॉयमेंट की जो प्रैक्टिसेस है वो क्या है, और अगर कोई आपने कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट किया हुआ है किसी के साथ तो वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है जिसको आप सामने रखकर जो है ये करते हैं। तो ये जब भी किसी दूसरे कंट्री में जाएंगे तो आपको उनके लेबर लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। और मैंने बताया जैसे यूरोप के अंदर तो बहुत ही स्ट्रिक्ट लेबर लॉ है, वहाँ पर यूनियन की बहुत चलती है। अगर इसके मुकाबले में हम यूएसए को देखें तो यूएसए के अंदर जो कंपनी होती है उसकी ज़्यादा पावर होती है, जो मैनेजर होता है उसकी ज़्यादा पावर होती है और वो मैनेजर इम्पोर्टेंट डिसीजन जो है वो ले सकता है, उसके लिए कंट्री उसको ज़्यादा फोर्स नहीं करता। लेकिन इस इन कंपैरिजन टू यूएस यूएस जो है यूरोप, तो यूरोप जो है वो ज़्यादा इसके लिए जो है वो काम करते हैं। वो कहते हैं कि जो लेबर है उसके जो कवानीन है, जो लेबर के जो प्रैक्टिसेस हैं, जो यूनियंस हैं वो ज़्यादा पावरफुल है, आपको उनको ही साथ लेकर चलना होगा और यूनियन को ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं लोग। तो ये जो है वो इंटरनेशनल लेबर से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी। आगे हम बढ़ते हैं, अगर कोई सवाल हो तो आप साथ साथ पूछते रहिए। तो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है स्ट्रेटजी ऑफ इंटरनेशनल लेबर। तो जब आप इंटरनेशनल लेबर की तरफ जा रहे हैं तो उसमें क्या स्ट्रेटजीज आपके पास होनी चाहिए। जिसमें पहला जो है यहाँ लिखा हुआ ट्राई टू एस्टेब्लिश इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस। तो आप अपनी कंपनी के अंदर जो है ये कोशिश करें कि जो आपकी लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वो इंटरनेशनली हो ताकि वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आसानी से लोगों को मूव कर सके। लेजिस्लेशंस टू द रिस्ट्रिक्ट मल्टीनेशनल फर्म, ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको जो लॉज होते हैं वो आपको रिस्ट्रिक्ट करते हैं मल्टीनेशनल फर्म्स को कि वो जो है जो लेबर अगर आप लेकर आ रहे हैं किसी कंट्री के अंदर तो वो उसके मुताबिक उन लॉज के मुताबिक जो है वो आपको लेकर आनी होगी। यूनाइटेड नेशंस टू रेगुलेट मल्टीनेशनल फर्म, तो जो यूनाइटेड नेशंस है उसको इस्तेमाल करना चाहिए कि जो है वो इसको वो जो है वो ऑर्गेनाइज करे, इसको लुक आफ्टर करे। लेकिन अभी तक जो है ऐसा हो नहीं सका है कि ये एफर्ट्स जो है वो अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुई कि यूनाइटेड नेशन इसको जो है वो देखे। बहरहाल ये कुछ इंटरनेशनल लॉज हैं जिनको जो है वो आप सामने रखकर आप अपनी चीज़ों को जो है वो देखते हैं। देन वी हैव मल्टीनेशनल अप्रोच टू द लेबर रिलेशन के लेबर रिलेशन में जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है उनकी क्या अप्रोच। जो हमने अभी तक पढ़ा है कि सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड ये दो अप्रोचेस होते हैं। आमतौर पर जो मल्टीनेशनल फर्म होती हैं उनका तरीका ये होता है कि जो उसके मेजर रोल्स होते हैं वो उसको सेंट्रलाइज रखती है और बाकी जो चीज़ें होती हैं उनको डिसेंट्रलाइज्ड कर देती है। जैसा कि यहाँ बताया गया है कि डिसेंट्रलाइज्ड में जो चीज़ें होती हैं वो क्या क्या हो सकती हैं।
तो डिसेंट्रलाइज में लेबर लॉज डिसेंट्रलाइज हो सकते हैं, क्योंकि वो आप अपने कंट्री के लॉज जो है वो दूसरे कंट्री पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको जो है वो लेबर लॉ को उसी कंट्री के लेबर लॉ को ही इम्प्लीमेंट करना होगा। इसलिए ज़रूरी है कि ये सिस्टम जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड हो। सेकंड, यूनियन पावर एंड नेचर ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। तो जो यूनियंस की पावर्स होती हैं, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था कि पाकिस्तान में अगर आप देखें तो यूनियंस की बहुत ज़्यादा पावर नहीं है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में तो वैसे ही यूनियन ख़त्म हो गई है। तो मुशर्रफ ने तकरीबन यूनियंस को ख़त्म कर दिया था, ज़्यादातर लोग आउटसोर्सिंग की तरफ चले गए हैं। अगर हम यूरोप में देखें तो यूरोपियन जो है वो ज़्यादा फॉलो करते हैं लेबर लॉ को, यूनियंस की पावर वहाँ बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह अगर हम यूएसए को देखें तो यूएसए के अंदर जो है वो यूनियन की पावर इतना ज़्यादा नहीं होती। वहाँ कंपनी के जो मैनेजर्स होते हैं उनकी पावर ज़्यादा होती है, उनकी अथॉरिटी ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर अलग अलग जैसे जैसे आप कंट्री में मूव करेंगे, आप उस तरह जो है वो आपको अपने आप को मूव करना होगा और अपने कवानीन को, अपने लॉज को जो है वो आपको चेंज करना होगा। तो अगर आप नहीं चेंज करेंगे तो फिर आप मतलब ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको सेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज की तरफ लेकर जाती हैं। ओके, तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि मल्टीनेशनल अप्रोचेस जो है वो किस तरह हो सकती हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो जिनको हम सेंट्रलाइज्ड कर सकते हैं, और कौन सी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो डिसेंट्रलाइज्ड हो सकती हैं। तो दो चीज़ें यहाँ बताई गई हैं जिनको हमें डिसेंट्रलाइज्ड ही करना होगा, जिसमें लेबर लॉ है और यूनियन की पावर है और कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है। तो ये हर कंट्री के अंदर अलग अलग होता है। और वो क्या चीज़ें हो सकती हैं जिनको हम सेंट्रलाइज्ड कर सकते हैं, जिसमें पहली चीज़ जो हो सकती है सेंट्रलाइजेशन जिसकी हो सकती है वो है वांट टू रैशनलाइज द ग्लोबल ऑपरेशन। अगर कोई कंपनी आपकी चाहती है कि पूरी दुनिया के अंदर जो ऑपरेशंस हैं वो सिमिलर होने चाहिए, यानी अगर प्रोडक्शन का ऑपरेशन एक जैसा होना चाहिए, आपका एचआर के ऑपरेशन एक जैसे होने चाहिए, सिवाय इनके के जो लॉज हैं उनको हटाकर, तो आप उनको जो है उस तरह कर सकते हैं। नीड टू कंट्रोल लेबर कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज थ्रेट ऑफ मूविंग टू द लोअर कॉस्ट कंट्री। तो आप जो है ये भी कर सकते हैं कि आप अपनी जो लेबर है उसकी जो कॉस्ट है उसको कंट्रोल करें, और अपने जो प्रोडक्शन के यूनिट्स हैं वो ऐसे कंट्री में शिफ्ट करना शुरू कर दें जो कि जिनके यहाँ कॉस्ट बहुत कम होती है। जैसा कि चाइना में बहुत सारी कंपनियां जा रही हैं, बांग्लादेश में लोग मूव कर रहे हैं, क्योंकि चाइना के अंदर ये है कि आपको सब्सिडी दी जा रही है। इसी तरह बांग्लादेश में भी आपको टैक्स जो है वो नहीं देना पड़ता, या लेबर बड़ी जो है वहाँ पे सस्ती है। तो इसलिए लोग लोग जो है उन कंट्रीज़ की तरफ मूव कर रहे हैं जहाँ पर लेबर जो है वो सस्ती हो, जहाँ लेबर जो है उसको हम कम पे करके अपनी जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज़ कर सकें, और ताकि कंपटीशन के अंदर हम सर्वाइव कर सकें। तो अगर ये ऐसा नहीं होगा तो फिर जो है वो आपकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी और आपका प्रॉफ़िट मार्जिन कम हो जाएगा, और आपका शायद कंपटीशन में सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाएगा, या आप कम्पेटिटिव एज कंपनीज़ के ऊपर हासिल नहीं कर सकेंगे। फाइनली, बी फॉर मूव गेट न्यू यूनियन अप्रूवल फॉर द वर्क प्रैक्टिसेस।
तो आप जब किसी दूसरे कंट्री में जा रहे होंगे, तो अगर कोई नई यूनियंस आपने बनाई है, नया काम कोई किया है, तो उसके लिए डेफ़िनेटली जो आपकी यूनियंस होती हैं उनको साथ लेके आपको बढ़ना चाहिए, ताकि वैसे ये चीज़ें पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा एग्ज़िस्ट नहीं करती हैं। जो यूरोप है उसमें सबसे ज़्यादा एग्ज़िस्ट करती हैं और फिर इसी तरह थोड़ा-सा और जो कंट्री है उसमें कम से कम होती चली जाती हैं। जहाँ पे जो सोशलिस्ट कंट्री है क्योंकि यूरोपियन जो है वो अपने आप को ज़्यादातर सोशलिस्ट कहते हैं, इसलिए वहाँ पर जो है वो ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन है लेबर लॉ की। तो लेबर की वहाँ पे ज़्यादा पावर है, कंपनीज़ की पावर कम है। यूएसए में कंपनीज़ की पावर ज़्यादा है, मैनेजर्स की पावर ज़्यादा है, लेबर की पावर कम है। तो इस तरह मुख्तलिफ कंट्री के अंदर मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो आप ऑपरेशनल जो है उनको जारी कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इस पूरे आज के लेक्चर के ऊपर, तो आप पूछ सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। जो आज चीज़ें हमने ख़ास तौर पर पढ़ी हैं, मैं उसको एक दफ़ा रिव्यू कर देता हूँ। हमने जो है आज जो हमारा टॉपिक था दैट इज़ द ग्लोबल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। उसमें हमने सबसे पहले स्ट्रैटेजिक रोल ऑफ इंटरनेशनल एचआर हमने पढ़ा। उसके बाद हमने इंटरनेशनल स्ट्रैटेजीज़ और स्ट्रक्चर और कंट्रोल के ऊपर हमने डिस्कस किया। हमने टाइप्स ऑफ स्टाफिंग पॉलिसी पढ़ी जिसके अंदर एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक को हमने डिस्कस किया। Then we move toward the comparison of these three approaches के strategic appropriateness के लिहाज से ये approaches जो है इनका comparison क्या है, इसमें advantages और इनके disadvantages को हमने discuss किया। देन हमने एक्सपेट्रिएट को डिस्कस किया कि एक्सपेट्रिएट्स के प्रॉब्लम क्या होते हैं और आमतौर पर एक्सपेट्रिएट्स क्यों फेल हो जाते हैं। ये और एक्सपेट्रिएट्स की कॉस्ट के हवाले से हमने डिस्कशन की। हमने फेल्योर रेशो देखा कि कंपनीज़ जो मल्टीनेशनल फर्म्स होती है उनके जो है वो यूएसए, यूरोप, जापानीज़ जो फर्म्स होती हैं, उसके अंदर आम तौर पर एक्सपेट्रिएट फेल्योर रेशो जो है वो कितना है, जो उसके परसेंटेज जो है वो कितना है। ये हमने डिस्कस किया। और हमने जो है वो रीजंस फॉर एक्सपेट्रिएट फेल्योर को हमने डिस्कस किया है, वो क्या-क्या रीजंस हो सकते हैं, जिसके अंदर हमने यूएसए मल्टीनेशनल फर्म्स को देखा, हमने जापानीज़ फर्म्स को हमने देखा और यूरोपियन फर्म जो है उसको हमने देखा कि इनके क्या-क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्यों जब लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव करते हैं किसी असाइनमेंट के लिए, तो वो वहाँ पे सर्वाइव क्यों नहीं कर सकते? क्यों वो फेल हो जाते हैं उन कंट्री में जाकर? तो ये हमने और चीज़ डिस्कस की। उसके बाद फिर हमने एक्सपेट्रिएट का जो सिलेक्शन है उसका तरीक़ेकार, उसकी चीज़ें उसके अंदर हमने डिस्कस की और फर्दर जो है उसके बाद हमने ट्रेनिंग हमने डिस्कस की कि किस तरह ट्रेनिंग हो सकती है इन एक्सपेट्रिएट्स की, इन मैनेजर्स की, ये हमने डिस्कस किया। एक्सपेट्रिएट्स जो है वो आम तौर पर जो उनका रिपैट्रिएशन होता है, रिपैट्रिएशन का मतलब है जब वो एक्सपेट्रिएट्स वापस अपने कंट्री में आते हैं, तो उस वक़्त क्या सूरत-ए-हाल होती है, किस तरह उसको लेके चल रहे होते हैं। तो वो एक हमने डिस्कशन की। फिर हमने परफॉर्मेंस अप्रेज़ल को डिस्कस किया कि जब आप लोग दूसरे कंट्री में जाते हैं, तो उनको प्रॉब्लम उनकी जो परफॉर्मेंस है, उसकी इवैल्यूएशन में क्या प्रॉब्लम्स आते हैं और हमने उनकी गाइडलाइन को डिस्कस किया कि वो क्या गाइडलाइंस हो सकती हैं जिसको जो है वो परफॉर्मेंस अप्रेज़ल आप बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। फिर हमने ये कंपनसेशन जो कि एक अप्रोच है बैलेंस शीट, उस अप्रोच को हमने डिस्कस किया। फिर इंटरनेशनल लेबर रिलेशन को, उनकी इंटरनेशनल स्ट्रैटेजीज़ को हमने डिस्कस किया और मल्टीनेशनल फर्म की जो अप्रोचेज़ हैं कि कौन सी चीज़ सेंट्रलाइज़ हो सकती है और कौन सी चीज़ डिसेंट्रलाइज़ हो सकती है। तो इस तरह ये हमारा जो लेक्चर था लास्ट जो कि ग्लोबल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर था, हमारे लिहाज से आज हमारी जितनी भी आउटलाइन है जो चीज़ें जो टॉपिक है उसके अंदर हमने आज उन तमाम टॉपिक्स को आज के लेक्चर तक हमने कवर कर लिया है। बाकी हम गेस्ट स्पीकर और प्रेज़ेंटेशन और ये चीज़ें हमारी रहती हैं, तो हम जो कमिंग क्लास है उसके अंदर हम ओवरव्यू भी लेंगे थोड़ा-सा एक और अगर कोई गेस्ट आ जाता है तो गेस्ट को भी हम देख लेंगे और आपकी अगर कोई प्रेज़ेंटेशन रहती है तो प्रेज़ेंटेशन भी हम कमिंग क्लास के अंदर इंशाल्लाह उसे कंप्लीट करेंगे। तो वैसे कोर्स के लिहाज से जो कोर्स का कंटेंट था वो हमने आउटलाइन जो उसके अंदर थी वी हैव कंप्लीटेड द ऑल द आउटलाइन एंड ऑल द टॉपिक व्हिच इज कवर्ड इन द आउटलाइन आई थिंक सो 99% हमने कंप्लीट किया, अगर 1-2% रह गया हो तो शायद वो उसका मैं नहीं कह सकता, लेकिन 99-98% हमने
अपनी चीज़ों को जो कि आउटलाइन का पार्ट थी, जो चैप्टर्स थे वो हमने कंप्लीट किए। अब आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए और फिर हम अटेंडेंस की तरफ मूव करेंगे। सर कल जो क्लास है वो सिर्फ प्रेजेंटेशंस और वो जो गेस्ट स्पीकर आएंगे उनके उनके अगर लिए गेस्ट है स्पीकर बस। आ गए तो वो होंगे, प्रेज़ेंटेशंस होंगी और हम पेपर्स को भी शायद हम कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी तक मैंने पेपर बनाया नहीं है, तो डिटेल में इस वक़्त डिस्कस करना भी कुछ मुनासिब नहीं होगा। तो मैं पेपर इंशाअल्लाह कल तक बन भी जाएगा, तो उसको भी हम डिस्कस सर करेंगे। कल किस टाइम तक? तो होगी 8 बजे क्लास होगी या 7 बजे? सर क्लास कल क्लास की टाइमिंग्स जो है मैंने उसमें बताई थी ना 7 बजे क्लास होगी। 7। तो जी, क्लास पे हम 7 से कर सवा देंगे, 9 जो तक। जॉइन हमें कर सकता है वो कर लेगा और जो लेट जॉइन करेगा वो लेट जॉइन कर ले। गेस्ट स्पीकर हम थोड़ा लेट रखेंगे और इस तरह जो है ताकि आप उस वक़्त सब लोग अवेलेबल हों। अगर आए गेस्ट स्पीकर तो मैं बात करके देखूँगा, ठीक है। तो ये हम देख लेंगे इंशाअल्लाह। अगर सर आप मेरी अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा, मुझे क्लास छोड़नी पड़ रही है। आप कौन हैं? सर कुरतुलैन रियाद 11440। कुरतुल ऐन का नाम ज़रा नोट कर लो भाई। फराज़ ठीक है सर, इन्होंने चैट में भी लिखा है। लिखा हुआ है, तो हम जो है अब अटेंडेंस की तरफ मैं मूव कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है वो अटेंडेंस दे देंगे ताकि हमारा जो है ये सेशन कंप्लीट हो जाए आज का।